चलिए बच्चों देखो इधर ध्यान से। सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। और इंट्रोडक्शन टू अकाउंट के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंट पढ़ी, और वो मुझे लगता है वो आप सबको क्लियर है कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंट क्या है। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ अकाउंट, और हम लोगों ने ये देखा कि प्रोसेस ऑफ अकाउंट भी डेफिनेशन से ही कवर हो जाता है। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ अकाउंट, अकाउंट की कितनी ब्रांच होती है, तो पता चला कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और मैनेजमेंट। फिर हमने इसके बाद हमने ये देखा, और इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ अकाउंट के बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। तो बता सकते हो ऑब्जेक्टिव क्या से याद किए थे हमने? दर्द कम्युनिकेट करोगे तो दर्द प्रोटेक्शन कम्युनिकेट करोगे तो प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये हमने इस तरह से इसको याद किया क्या है इसके अंदर। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़े फंक्शन ऑफ अकाउंट। बता सकते हो इसको कैसे याद किया? मुझे फिर मिला चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए मिला मुझे फिर। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा एडवांटेज ऑफ अकाउंट। ये हमने कैसे याद किया? पेयर एफएसएस, पेयर ट्रिपल एफ। यहाँ पर एफ का मतलब था फैसिलिटेट्स, कि 3 चीजों में हेल्प करता है। लोन लेने में हेल्प करता है, टैक्स लायबिलिटी सेटल में हेल्प करता है, और कंपैरेटिव स्टडी में ये हमारी हेल्प करता है। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट, और लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज, अकाउंट के नुकसान कुछ हमने देखे। हमने ये देखा कि भाई कि क्वालिटी को शो नहीं करता, क्वालिटी के ऊपर इसमें जो है पॉइंट है कि क्वालिटी शो नहीं करता। फिर हमने देखा कि प्राइस लेवल शो नहीं करता, फिर रियलाइजेबल वैल्यू ये शो नहीं करता, और फिर हमने देखा कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, हमारे अकाउंटिंग को फुली एग्जैक्ट, इसीलिए शायद इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा, और फिर हमने एक लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे थे जिसपे लास्ट क्लास आधी अधूरी रह गई थी, वो हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि आप समझिए अकाउंट के अंदर एक हिस्सा ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें अकाउंट के बारे में कुछ बताया जाता है। अब अकाउंट बना के जो चीजें निकलती हैं, थोड़ी सी बात उनके ऊपर भी की जाती है, और जो सारे अकाउंट बना के हम, अच्छा एक चीज मिस हो गई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो इसे भी आप लोगों ने देखा कि जो लेजर तक का काम है वो बुक कीपिंग के पास आता है, और लेजर से आगे का जो काम है वो अकाउंटिंग के पास आता है। चलिए ठीक है, अब ये सब करके जो चीज हमारे हाथ पे लगती है उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, देखिए बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक बात समझिए आप, अगर एग्जामिनर मुझसे पूछेगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है और ये कहां से आती है, तो आप उसे ये बोलिए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, वो हम ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आती है। अच्छा, अब वो ये पूछेगा कौन कौन सी हमारे पास ये जो है आती है स्टेटमेंट, मतलब सॉरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पूछ लेता है। जैसे मैं एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आप क्या निकाल लोगे, तो बच्चा कहता है मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा, तो मैं बोलूंगा इसका मतलब टाइप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉफिट होता है। और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या क्या चीजें पता लगा लेते हो, बताओगे बेटा मेरे को एक बार? लॉस। चलिए, प्रॉफिट और लॉस को तो एक ही कैटेगरी में रखना मेरे हिसाब से सही है। प्रॉफिट है या लॉस है, ये तो एक ही बात हो गई। और कुछ फाइनेंशियल पोजीशन चलो वैलिड है, और कुछ और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप इससे पता लगा लेते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रायल बैलेंस से तो आप पहले बनाते हो फाइनेंशियल शीट। बैलेंस शीट को भी हम आप ट्रेडिंग बोलोगे, आप पीएनएल बोलोगे, आप बैलेंस शीट बोलोगे, मैं इन तीनों चीजों को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूं। हम ये नहीं पढ़ रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनता है, हम ये पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उनको क्या क्या नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने एक नाम दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकल सकता है, यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकलती है, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट होती है।
ऐसे अब आप मुझे बताओ कि दूसरी इंफॉर्मेशन का कोई नाम अगर हम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? एक बार वो असाइनमेंट ओपन कर लो आप। मैंने आपको असाइनमेंट भेजा था ना? The PDF. हाँ, एक PDF फॉर्म में भेजा है, एक बार वो आप ओपन कर लीजिए। सर इसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाला पार्ट खोले ना? नहीं है, मैं एक मिनट जो दिखाता हूँ, होना चाहिए। सर है। Yes sir है। Sir है। यस सर है। मैं कोशिश करता हूँ कि आ जाए। ओके, 7th पेज पे। ठीक, ओके, नहीं आपके पास स्क्रीन शेयरिंग में तो ये कर रहा है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूं? एक मिनट, मैं देख कोई कोशिश कर रहा हूँ मैं भी इधर से कि शायद इससे कुछ बात बन जाए। देखो अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्या कुछ? Yes sir। यस सर। यस सर। असाइनमेंट दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अगर दिख रहा है तो ये हमारे पास लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स थे, लिमिटेशन का एडवांटेज, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये आ गया। थोड़ा जूम कम कर लो, अच्छे से दिख नहीं रहा। जूम थोड़ा कम, मैं तो इसलिए कहता कि शायद दिख जाए आप लोग को। ये लो जूम को करते आप, तो ठीक है? कंप्लीट। हाँ सर। आपका यस सर। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। आप एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है बता रहा है। ईच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग generation information accounting collects financial data records in the books of the accounts, classify and summarizing to product financial information that is communicate to the user of account। अगर मान लो कि बच्चा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ये सब लिखना नहीं चाहता, जैसे उसे समझ में नहीं आ रही बात शायद, तो आप बड़ी सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि वो 3 टाइप की हो सकती है। तो यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहली, जैसे मैंने आपको कहा थी, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो मुझे लग रहा है आप लोग ये हेड समझ रहे होंगे कि टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हम किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो ये अकाउंट पढ़ाता है कि सर 3 तरह की ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकलती है, जिनमें से पहला तो मुझे लगता है सबको क्लियर है। क्या है बताओ? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस। आप प्रॉफिट और सरप्लस वर्ड आप लोगों के लिए नहीं है, आप चाहे तो प्रॉफिट और सरप्लस या लॉस भी बोल सकते। जरा देखो, दूसरी स्टेटमेंट का भी नाम किसी स्टूडेंट ने लिया था कि सर दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन, कि ये हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की। हालांकि 11th क्लास में या 12th क्लास में आप लोग ये चीज नहीं सीख पाओगे। 12th क्लास में एक बुक है, बुक 3, 3 बुक है अकाउंट्स की। उसमें तीसरी बुक बनाई इसीलिए गई है कि बच्चों को फाइनेंशियल पोजीशन जज करना सिखाया जाए। लेकिन पर बात वही है कि थोड़ा डीप अकाउंट पढ़ना पड़ता है, तो बच्चा अभी 12th का बच्चा नहीं सीख सकता। लेकिन आप आगे बढ़ सकते। हाँ बोलो बेटा। सर ये फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब ये पता चल जाएगा कि आगे बिजनेस बढ़ाना चाहिए या नहीं? नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन हम किसी की क्यों जानना चाहते हैं? हाँ, 2 बातें होती हैं कि एक तो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, फैक्ट्री लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें फाइनेंशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करती है। तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाती है, ठीक है। और कुछ ना, अभी आप पढ़ लिखे नहीं हो ज्यादा, तो मैं आपको ना ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल भी नहीं दे पा रहा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें अकाउंट पढ़ाता है। आपको याद होगा मैं आधा अधूरा न्यूमेरिकल छोड़ के वापस इधर थ्योरी पे भाग कर आ गया। तो क्यों भाग गया? वो मेरी मजबूरी बन गई थी कि बच्चा डर रहा था कि पता नहीं थ्योरी में सर क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो डरने लगा था। तो वो डर खत्म करने के लिए मैं इधर आ गया, वरना मैं अभी आपको कुछ और न्यूमेरिकल कराता तो आपको काफी एग्जाम्पल मैं आपको दे पाता वो न्यूमेरिकल कराने के बाद। पर अभी मैंने वो न्यूमेरिकल नहीं कराया तो मैं एग्जाम्पल भी आपको नहीं दे पा रहा। तो फिलहाल मुझे समझ में आ गया कि पहली 2 इन्फॉर्मेशन क्लियर। तीसरी पढ़ो क्या लिखा है। इंफॉर्मेशन अबाउट क्या लिखा हुआ है? कैश फ्लो। कैश फ्लो। देखो इसका मतलब समझो आप, अकाउंट से तीसरी इंफॉर्मेशन ये निकल जाती है कि पूरे साल के अंदर हमारे पास कहां से पैसा आया और कहां पैसा गया। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है सभी कंपनीज के लिए कि आप अपना कैश फ्लो शो करेंगे
कि आपके पास पूरे साल भर पैसा कहां से आता रहा और कहां जाता रहा, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। तो वो लिस्ट भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देती है कि पूरे साल का इनफ्लो और पूरे साल का आउटफ्लो को शो कर देता है। बेटा एक बार जिसका शोर मच रहा है वो म्यूट कर लिया करें ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो एनीवे 3 तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, पहली प्रॉफिट और लॉस से, दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरी कैश फ्लो से रिलेटेड। एनी डाउट बेटा किसी को? हेडिंग रटो, बाकी बीच में जाने की कोई जरूरत नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हमें इनकम स्टेटमेंट्स का भी पता लगता है क्या? सबसे पहला हेडिंग देख लो आप क्या पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट और सरप्लस। उसी को बोलते हैं इनकम Okay. स्टेटमेंट, उसी को इनकम Okay, स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। और कोई डाउट किसी को? स्क्रीन से पंगा मत लो कोई भी। एक मिनट, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। देखो क्या है, ये पॉइंट है जो लास्ट क्लास में आधा अधूरा रह गया, जिसको मैं ढंग से नहीं पढ़ा पाया था। अब हम उसको क्लियर करते हैं। ये पॉइंट क्या कहता है? देखिए ये पॉइंट ये कहता है इसके अंदर कि अगर हम कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था। लास्ट क्लास में मैंने शायद आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं एक बार शिमला गया था ऑडिट करने किसी कंपनी का, ठीक है। और जब मैं वहां पे रिपोर्ट बनाकर आया कि भाई ऐसे ऐसे अकाउंट चेक किए मैंने, उसमें गलतियां पकड़ी, उनके स्टेटमेंट बनाए, उनको एडवाइस लिखी कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो जब रिपोर्ट बना के अपने ऑफिस में आया तो नेक्स्ट डे वहां पे फैक्स आ गया कि सर आपने रिपोर्ट तो बनाई है पर उस रिपोर्ट में लिखा क्या वो हमारी समझ में ही नहीं आया। इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो बना दी आपने, पर उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ये उसके बारे में बता रहा है कि किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर ये 4 बातें होनी चाहिए। पहला पॉइंट बताओ क्या लिखा हुआ है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी। मैं आपको रिलायबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया बताऊंगा कि सोर्स क्या था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, भरोसे लायक सोर्स है भी या नहीं है। कोई आपको जो आदमी बता रहा है कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उस पर भरोसा करना चाहिए या उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। तो रिलायबल कितना है वो बंदा, इसको तो पहले कह रहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। जहां से वो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो बंदे पे पहले आप देखो अकाउंट कितने शक से देखता है हर चीज को, क्योंकि पैसे का मामला है, वो कोई भी कुछ गड़बड़ कर सकता है। इसलिए अकाउंटेंसी ही हमें ये बात समझाता है कि जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन बिजनेस के अंदर दे तो आंख बंद करके उस पर भरोसा मत करो, उस पर देखो क्या वो पर्सन रिलायबल है या उसका सोर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, कहां से वो इंफॉर्मेशन निकाल के लेकर आया। दूसरा बताओ क्या लिखा हुआ है? रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब ये होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो जिसको दी जा रही है उसके लिए वो काम की इंफॉर्मेशन है भी या नहीं है। अब जैसे लिखा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूजर, इसमें तो खैर अपनी बात से पीछा छुड़ा लिया, पर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। मुझे एक बात बताओ बेटे, बैंक आपकी कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहेगा, कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? इधर देखो, इधर मैं आपको यहां समझाता हूं। ये बताओ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ कितने तरह की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है बताओ? पहली कौन सी है? प्रॉफिट और लॉस। दूसरी कौन सी है? फाइनेंशियल पोजीशन। और तीसरा क्या है? कैश फ्लो। बस मुझे बताओ कि बैंक इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन मांग रहा है? फर्स्ट और थर्ड नहीं, फर्स्ट तो खैर फर्स्ट से ज्यादा जरूरी बैंक के लिए ये है फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये आप नहीं समझोगे लेकिन मैं फिर भी आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि जिसके पास ज्यादा से ज्यादा एसेट्स होंगे। बैंक किसी का सगा नहीं होता, वो गिरवी रख के प्लेज करके ही आपको लोन देगा, हाँ या ना? बैंक आपको लोन देने से पहले आपकी एसेट्स प्लेज कर लेगा। तो बैंक कहता है ठीक है, अगर इसके पास बिल्डिंग है रखने के लिए तो चाहे इसके बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक प्रॉफिट जब देखता है जब बैंक को बिना प्लेज किए हुए लोन देना, और कम से कम इंडिया का आपको मैनेजर ऐसे हरकत नहीं करता है कि कुछ तो गिरवी रखवा लेते हैं आप, उसे तो प्लेज करने के बाद ही वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए बैंक जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगेगा लोन देने के लिए वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड मांगेगा। लेकिन मान लो आपने बैंक को ये वाली इंफॉर्मेशन दे दी, बताओ ये इंफॉर्मेशन कौन सी है? कैश फ्लो। कितना कैश आया पूरे साल में और कितना कैश गया, तो क्या ये उसके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है? नहीं। क्या ये उसके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है? नो सर। अब ये उसके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं, तो इसी पॉइंट पे वो बात कर रहा है कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट। सेकंड देखो इसके अंदर थर्ड पॉइंट देखो, इसमें क्या लिखा हुआ आप लोगों ने? अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी इसका मतलब वही एग्जांपल है जो मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था, ठीक है।
तो मैंने अपना Yes. एग्जांपल क्या दिया था कि जो रिपोर्ट मैंने बनाई थी, क्या वो रिपोर्ट किसी की समझ में आई थी? नो सर। जो रिपोर्ट मैं बनाकर आया ऑडिट की, वो किसी की समझ में ही नहीं आई। तो अकाउंट्स कहता है कि ठीक है, आपने रिपोर्टिंग कर दी, आपके रिलेवेंस है, बढ़िया है, इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी को आप समझिए आप, फिर कि वो रिपोर्ट हमें समझ में आनी भी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अपना, तो इसमें देख लेते हैं वैसे लिखा क्या है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। जैसे मैं एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने आके ये बोल दिया कि 20 लाख करोड़ की हेल्प करेंगे, बोल दिया, सबने सुन भी लिया। क्या अभी तक 1 रुपया भी किसी के पास आया? नो सर। नो सर। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने बोल दिया, गवर्नमेंट कह रही है हमने अमाउंट भी ट्रांसफर कर दिया, ये कहां ट्रांसफर हुआ, किसके अकाउंट में गया और कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। शायद इसी को अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन की मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। गवर्नमेंट को इसी पे काम करने की जरूरत भी है कि अंडरस्टैंडिंग, लोग समझे भी तो सही कि आपने उन्हें क्या दिया और कैसे दिया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अब कहने को 20 लाख करोड़ आके आपने बोल दिया, 1 रुपया भी बंदों के जेब के अकाउंट में नहीं आया, तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है। क्या पता ये फेक न्यूज हो, और लोग ऐसा सोचते भी हैं फिर। इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर समझ में नहीं आ रही तो फिर आप चाहे जो मर्जी बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ और नेक्स्ट, फोर्थ क्या है? कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे आप अपने पिछले डाटा से कंपेयर भी कर सकें। मतलब पिछले साल आपका प्रॉफिट क्या था, इस साल आपका प्रॉफिट क्या है, पिछले साल 3 महीने में आपके पास कितना कैश आया था, इस बार 3 महीने में कितना कैश आया। तो ये कंपेरेबिलिटी, आप ऐसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकालिए जिन्हें कंपेयर भी कर सके। आप 12th क्लास में जब बुक 3 पढ़ोगे, तो उसमें एक चैप्टर है कंपेरेटिव स्टेटमेंट। मतलब कि आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना के दिखाओ कि पिछले साल की है, इस साल की है, ताकि उसकी कंपेरेटिव स्टडी भी की जा सके। तो कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर। फिर भी कोई स्टूडेंट कहता है मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा हेडिंग रख ले, वो तेरे से इंफॉर्मेशन मांगेगा इससे रिलेटेड। क्या कि एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है, प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो। और उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सर 4 चीजें होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। और अगर कोई कंपेरेबिलिटी भूल भी जाता है तो स्टार्टिंग की 3 बिल्कुल मत भूलना, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस और क्या? अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्लियर बेटे? कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। चलिए अब आइए आप नेक्स्ट, यूजर ऑफ अकाउंट। बड़े दिनों से ये क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था कि सर यूजर कितने तरह के होता है। जब भी आता था तो ये पॉइंट रह ही जाता था, पर इस पॉइंट को मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि 2 तरह के यूजर होते हैं, एक इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर, ये हेड आपको दिख रहा होगा, इंटरनल यूजर, और दूसरा एक हेड आपको ये दिख रहा होगा, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ओनर, बताओ ओनर बाहर का आदमी होता है या बिजनेस का ही होता है, मालिक होता है वो? बिजनेस का ही मालिक। इंटरनल है। मैनेजमेंट, बताओ मैनेजमेंट का मतलब मेरी क्लास जानती है? यस सर। आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक बिजनेसमैन है, एक फैक्ट्री है, एक सेल डिपार्टमेंट है, एक गोडाउन है, एक ऑफिस है, और वो सबके एक मैनेजर अपॉइंट कर देता है और मैनेजर के साथ बैठ के मीटिंग करता है और उसी मैनेजर की मीटिंग को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो वो मैनेजमेंट से डिसीजन लेता है, तो वो मैनेजमेंट भी हमारे लिए क्या होता है? इंटरनल यूजर होता है। और तीसरा बताओ मेरे बेटे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तीसरा लिखा हुआ है, अच्छा एक बात देखो, ये सभी लोग हमारे अपने हैं, इनमें से कोई भी बिजनेस से बाहर का नहीं है, ठीक है? ओनर भी हमारे अपने हैं, मैनेजमेंट भी हमारी अपनी है, एम्प्लॉइज एंड वर्कर भी हमारे अपने हैं, और ये इंटरनल यूजर होते हैं, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। अच्छा जल्दी बताओ बेटा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप। कौन कौन से होते हैं मेरे बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल प्रॉफिट और सरप्लस, फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो। वेरी गुड 3 टाइप की होती है। चलो डन। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा, ओनर को इनमें से सबसे प्यारी इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? प्रॉफिट और सरप्लस। यानी कि ओनर जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसी का वेट कर रहा होता है कि भाई कब मेरे पास जो है वो मेरे प्रॉफिट हुआ या लॉस, सबसे पहली प्रायोरिटी पे यही जानना चाहता है। अच्छा दूसरे नंबर पर बताओ क्या है? मैनेजमेंट। इसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन होती है बताओ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। अच्छा बताओ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन 3 तरह की होती है, ठीक है? पहली होती है आपने बोला प्रॉफिट और लॉस, दूसरी आप लोगों ने बोला कि फाइनेंशियल पोजीशन, और तीसरा बोला आपने कैश फ्लो, कितना कैश आया कितना गया। अच्छा ओनर को प्रॉफिट से मतलब है, चलो मैंने आपकी बात में हाँ कर दी, ठीक है? दूसरा मैनेजमेंट है,
मैनेजमेंट को मतलब होता है कैश फ्लो, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। अच्छा, मैनेजर को आप रखते भी क्यों? गोडाउन में बताओ मैनेजर क्यों बिठाया आपने? ताकि वो वहां पे प्रोडक्ट पे ध्यान रखे कि कितना मटेरियल गोडाउन के अंदर आ रहा है, कितना मटेरियल गोडाउन से जा रहा है। जब मटेरियल आ रहा होता है, जा रहा होता है, तो पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। अब ऐसी सेल टीम के अंदर होता है, तो ये सब लोग कैश फ्लो पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। एम्प्लॉय बताओ किस चीज पे ध्यान रखेंगे? एम्प्लॉय को कौन सी इन्फॉर्मेशन? प्रॉफिट। उन्हें अपनी सैलरी बढ़वाने से मतलब है, उन्हें बोनस से मतलब है, इसलिए ये लोग प्रॉफिट वाली इंफॉर्मेशन का ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको सबको बता दूं, जो ओनर है, जो पहला है, वो उसे तीनों ही इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है। हाँ, सबसे अच्छी उसे पहली वाली लगती है प्रॉफिट, और उसे चाहिए सब। एक ओनर खाली प्रॉफिट और लॉस जानना नहीं चाहता, एक ओनर ये भी जानना चाहता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है मेरी, क्या मुझे बैंक अगले साल लोन देगा, क्या लोग मुझे उधार माल बेचेंगे, ये सब बातें वो ओनर जानना चाहता है। एनीवे, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल यूजर पे हमारे पास कौन होता है। देखिए, एक्सटर्नल यूजर के लिए अब मेरी स्क्रीन तो दिख रही होगी इस टाइम आपको, जिसमें मैं लिखता हूँ, विजुअलाइजर तो दिख रहा होगा? नहीं सर, वो नहीं दिख रहा। वो नहीं दिख रहा आपको, चलो कोई बात नहीं, इसलिए लिखते हैं। आप इसमें शॉर्ट फॉर्म में एक फॉर्म लिखो, सीबीआई, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। एक वर्ड लिखो, सीबीआई, गवर्नमेंट और पब्लिक। सी फॉर लिखो, क्रेडिटर्स, सी फॉर क्रेडिटर्स। बी फॉर लिखो बैंक, C for creditors, B for bank, I for लिखो इन्वेस्टर। गवर्नमेंट आप जानते हैं, पब्लिक आप जानते हैं। एक्सटर्नल यूजर के ये नाम है, ये लोग 5 एक्सटर्नल यूजर होते हैं हमारे, ठीक है। पहला बताओ मैंने क्या लिखा हुआ है? बैंक। सीबीआई से लिखो आप, क्रेडिटर्स। मैंने जो लिखा है क्रेडिटर। पहले ये बताओ क्रेडिटर किसे कहते हैं, तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखो, क्रेडिटर उनको कहते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। कोई पूछे क्रेडिटर किसे कहते हैं, तो फ्रॉम हूम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, जिनसे हम क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेज करते हैं उनको हम क्रेडिटर कहते हैं। हमने जिनका पैसा देना है, उधार लिया है हमने, उनको पैसा वापस करना है, जिनका नाम पैसा वापस करना है, उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। जिनसे हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किया है। हाँ भाई, सिया वर्मा, सिया बताओ बेटा किसे कहते हैं क्रेडिटर? पहले ये बताओ सिंपल लैंग्वेज में, कोई पढ़ी लिखी लैंग्वेज नहीं चाहिए मेरे को। सिया वर्मा, क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिनसे हम उधार सामान, जिनसे हम उधार गुड्स खरीदते हैं, ये ध्यान रखना, गुड्स वर्ड आपको पता होना चाहिए। गुड्स जिनसे हम उधार खरीदते हैं उनको क्रेडिटर कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारी शक्ल देख के उधार देते हैं या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देख के उधार देते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। इसीलिए क्रेडिटर हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। कोई भी आदमी हमें उधार देने से पहले, कोई भी पर्सन हमारे को उधार देने से पहले हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, चाहे वो हमारा रिश्तेदारी क्यों ना हो। ये बात आप सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लो कि हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज क्यों करते हैं लोग। कह रहे सर सबसे पहला यूज क्रेडिट, हमने इनको आप सबसे पहले क्यों रखते हो? कह रहे सर बिजनेस चलता ही उधार पे। कस्टमर आपको आके बोलता है कि सर मुझे माल उधार दे दो, ठीक है, आप उसे उधार माल दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सप्लायर आपकी जो रॉ मटेरियल आपको सप्लाई करते हैं, जिनसे आप उधार खरीदते हो, वो वह आपको फाइनेंशियल पोजीशन देखने के बाद ही उधार देंगे। चलिए सी हो गया। बी फॉर बताओ, बी फॉर लिखो बैंक, बी फॉर बैंक, सी फॉर क्रेडिटर, बी फॉर बैंक। तो बताता है बैंक भी हमारी क्या देखता है? देखिए, अगर आप एक रनिंग बिजनेस चलाते हैं, आप कहते हैं मेरा बिजनेस 10 साल पुराना है और बैंक के पास लोन मांगने गए आप, तो बैंक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के लोन देगा। लेकिन मान लीजिए आपका न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, जैसे आजकल मोदी सरकार कह रही है कि आप भाई इंडिया में अपने प्रोडक्ट बनाओ। अब ये बताओ, जो आदमी नया बिजनेस स्टार्ट करेगा उसके पास फाइनेंशियल पोजीशन होगी? फाइनेंशियल पोजीशन नहीं। तो वो बैंक को जाके क्या बोलता है? वो बैंक को जाके ये बोलता है कि सर मेरे दिमाग में आइडिया है। यही मोदी सरकार कह रही है कि नए नए आइडिया लाओ बिजनेस करने का, आपको आइडिया अच्छा लगेगा तो हम आपको लोन देंगे। और हो सकता है तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ जाए बिजनेस करने का। ये बात तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि नया बिजनेसमैन जिसके पास अभी बिजनेस शुरू करने का पैसा ही नहीं है, वो कह रहा है मेरे पास सिर्फ आइडिया है, और वो आइडिया जाके मैनेजर को सुनाना है। और मैनेजर कहता है कि ठीक है, जो बात तुमने मुझे सुनाई वो आप एक प्रोजेक्ट बनाओ उसके ऊपर। प्रोजेक्ट मतलब
कि देखो हम ये माल यहाँ से खरीदेंगे, ये माल हम यहाँ पे बेचेंगे, जो कस्टमर है वो इस कैटेगरी का होगा, कस्टमर इस माल की उसकी ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे माहौल में ये पक्का बिकेगा, ठीक है ना, और इससे हमें इतने तक का प्रॉफिट होगा। अब न्यूली स्टार्टेड बिजनेस केस में बैंक आपको लोन देने से पहले आपका प्रॉफिट चेक करेगा, लेकिन वो प्रॉफिट रियल नहीं होता, वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, क्योंकि न्यूली स्टार्टेड बिजनेस केस में प्रॉफिट कहां से लाओगे आप? तो एक नया वर्ड अपनी डिक्शनरी में डालो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। न्यूली स्टार्टेड बिजनेस केस में जो बैंक आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेगा वो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड देखेगा, लेकिन वो प्रॉफिट और लॉस एक्चुअल नहीं होगा, एस्टिमेटेड होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। अच्छा, मान लो सपोज कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे आपकी एक बात भी समझ में नहीं आ रही। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, एग्जामिनर ने आपसे पूछेगा कि टाइप ऑफ एक्सटर्नल यूजर बता दो, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये तो कई बार बच्चों को अपना शौक होता है, और शौक होना भी चाहिए, क्योंकि कॉमर्स में 11th 12th में तो गुजारा हो जाएगा, 11th और 12th में तो चलो आप किस तरह से खींचतान के हम आपको निकलवाई देंगे, लेकिन जब बड़ी सीनियर क्लासेस आती है, जब कॉमर्स की बात रियल में आती है, तो वहां फिर बच्चे का माइंड ऐसा होना चाहिए, और वो माइंड वहां नहीं बनता, वो यही से उसको आदत पड़ती है। जैसे कई बच्चों को बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, वो जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई क्या होता है, कैसे होता है, ये जो बातें दिमाग में लगाने आने शुरू होती है ना, बिजनेस दिमाग जिसे कहते हैं, जिन बच्चों का ऐसे दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है वो रियली कॉमर्स का बेनिफिट भी लेते हैं। वरना सभी बच्चे ओनली कोर्स समझ के पढ़ रहे होते हैं कि हाँ एक कोर्स है, सब्जेक्ट है, आपने पढ़ लिया। एनीवे कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, उसकी बात आधी जरूर रहेगी, क्या पूछ रहे थे आप? सर जैसे मुझे न्यू स्टार्टअप करते हैं तो फिर लोन्स उनके आइडियाज पे मेन होते हैं, जैसे कोई कोलैटरल या बिल्कुल 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 बेटा, आइडियाज पे लोन मिलेंगे आपको। इसमें इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आइडियाज पे लोन मिलेंगे, डोंट वरी। बस उसमें एक माइनस पॉइंट क्या है, इंडियन कहाँ मार खा जाता है बताता हूँ आपको। इंडियन बेचारों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी नहीं आती, यहाँ इंडियन मार खा जाएगा। बस आइडिया है उसके पास, साला पढ़ा लिखा लोगों के पास जाके बैठेगा, पढ़े लिखे लोगों को आइडिया सुना देगा। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, उससे आइडिया सुन लेते हैं और कहते हैं देखते हैं एप्लीकेशन लगा के देखेंगे, वो उसके नाम से आइडिया लेकर अपने नाम से आइडिया लेकर लोन सैंक्शन करा लेते हैं साले। ये यहाँ मार खाते हैं, इसलिए उस आदमी के पास पहुंच ही नहीं पाता जिसकी वाकई बेसिक नीड है ये पॉइंट। इसलिए कई लोग अपने आइडियाज बताते हुए भी डरते हैं कि हमने किसी से आइडिया शेयर कर लिया और उसने हमारा काम तो किया नहीं और हमसे इंफॉर्मेशन निकाल ली सारी, और फिर वो खुद लोन सैंक्शन करा लेते हैं। आपने कभी बहुत सारे लोन, एक मिनट, आपने बहुत सारे बोर्ड देखे होंगे, बोर्ड पे कभी लगे हुए देखो आप कि लोन सैंक्शन कराइए 5 मिनट में, लोन सैंक्शन कराइए 15 मिनट में, बिजनेस लोन, एनी टाइप ऑफ लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कैश, जैसा चाहे आपको लोन चाहिए 5 मिनट में। इनसे पूछो 5 मिनट में कौन सी जादुई छड़ी चलती है? पता है क्या छड़ी चलती है उनकी? जादू छड़ी, सारी सेटिंग से काम है, सिर्फ सेटिंग से। वो कहते हैं पैसा 5% हमें दो, सारे पेपर हम बनाएंगे, कागज हमारे पूरे, जितने का लोन होगा उसका 5% हमारे खत्म। तो ये कहानी चलती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉमर्स के बच्चों को ये बातें पता होती है। कमाल की बात है, ऐसे थोड़ा मैं तुम्हें शायद एक दिन क्लास लेके शायद बताया भी था, या मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी इस बात की, कि किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि कॉमर्स क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, साइंस क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, सबने भाषण दे मारा, ह्यूमैनिटीज क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, सबने भाषण दे मारा। कोई कॉमर्स पे भी 2 बातें बोल लेता है कि कॉमर्स क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं दिया भाषण। क्यों? क्योंकि कॉमर्स वालों को तो समझते हैं कि ये तो नालायक है, साला आज की डेट में संभाल इंडिया को कॉमर्स वाले ही रहे हैं। सारी फाइनेंशियल पॉलिसीज की जो बन रही है आज की डेट में कॉमर्स के बच्चे बना रहे हैं उसको, और उनकी वैल्यू कोई नहीं। तो इसलिए आप समझिए कि, और आप ये बातों को समझिए कि अगर आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ उनके कॉन्टैक्ट होने चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, चलो आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। पहली बात, लोन लेने के लिए थोड़ा हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग उधार से डरते भी हैं। दूसरी बात कि आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वो प्रोजेक्ट आज के डेट में सीए बना देते हैं, उसके वो पैसे लेते हैं। तीसरी बात, वो प्रोजेक्ट बनने के बाद आप सीए हायर कीजिए, सीए को लेके बैंक मैनेजर के सामने जाइए, सीए एक्सप्लेन करेगा। हाँ बोलो बेटा। हेलो, तो फोन पे किसी से बात कर रहा है उसने। अबे साले ये तो है भी तो बेवकूफ ना, मुसीबत तो यही है ना। कहाँ बैठे इनके अपने धंधा दुकान खोल के खुश हो जाते हैं, इनकी दुकान हर दिन खुल जाती सालों की। चलो खैर कोई बात नहीं, तभी तो कहता रहा हूँ आधे तो दुकानदार नहीं है। चलिए चलो कोई बात नहीं। हाँ बोलो बेटा। सर अगर जैसे उसने लोन लिया और बैंक ने दे भी दिया, फिर वो अगर जो भी उसका आइडिया है वो मतलब हुआ नहीं, मतलब सही से, तो सर उस लोन का क्या होगा? कुछ नहीं है, आपका वो बैंक का पैसा मारा गया,
यही तो मोदी की सरकार की स्कीम है कि हम आपको रिस्क उठाने के लिए पैसा दे रहे हैं, आप डरो मत। अगर वो पैसा डूब गया जो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस और आइडियाज में आता है, उसमें आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी, उन्होंने आपको कुछ गिरवी थोड़ा रखा है। तो बैंक पहले आइडिया तो सुनेगा आपका कि आपके आइडिया में दम है भी या नहीं है, तभी तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाता है वो। उस पे इंस्पेक्टर भी आता है, वो देखता है, समझता है, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठते हैं भाई उसके अंदर, पूरा पैनल बैठेगा, टीम बैठेगी बैंक की, वो समझेगी, आपकी बात सुनेगी, जब वो कन्विंस होगी तब वो उस पर फाइनेंस करती है, क्योंकि उन्हें पता है रिस्क होता है उसके अंदर, अगर नहीं चला तो फेल हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा। चलिए, और क्रेडिटर हो गया भाई, बैंक हो गया। चलो CBI, सी का मतलब क्रेडिटर, बी का मतलब बैंक, आई का मतलब बताओ क्या होता है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? देखो आप लोग तो पैसा डाल, हाँ, जो पैसा डालता है मैं समझा देता हूँ। अभी आप लोग क्यों नहीं समझोगे? क्योंकि अभी आप लोग एक बिजनेस पढ़ रहे हो, बड़ा नॉर्मल सा, एक अकेला आदमी अगर बिजनेस करता है उसके अकाउंटेंसी आप पढ़ रहे हो। लेकिन मान लो अगर पार्टनरशिप में बिजनेस हो तो उसकी अकाउंटेंसी 12th में पढ़ोगे आप। मान लो कि अगर एक कंपनी बना के बिजनेस करें तो उसकी अकाउंटेंसी 12th में पढ़ोगे आप। 11th में तो आप ये पढ़ रहे हो कि अगर एक अकेला आदमी, एक इंडिविजुअल पर्सन अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस कैसे रन करना होता है। यहाँ पे इन्वेस्टर वर्ड बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्वेस्टर का मतलब ये होता है, इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि आपको, मैंने पहला एग्जांपल दिया था 11th क्लास में कि मिस्टर ए एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है। आपको याद होगा फिगर भी यही थी, मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है, पर मिस्टर ए के पास 30 लाख रुपए। तो हमने मिस्टर ए से पूछा बाकी का 20 लाख कहां से लाओगे? मिस्टर ए कहते सर 20 लाख रुपए मेरा एक दोस्त है मिस्टर बी, वो मुझे दे देगा। ये बताओ, ये जो मिस्टर बी है ये दानवीर करण है या फिर ये इन्वेस्ट कर रहा है आपके बिजनेस में? इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर होता है, ये इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर को ये मतलब नहीं होता कि भाई वो आपके बिजनेस के अंदर अपना रोल प्ले करेगा, आपकी डेली टू डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, किसको माल बेचना है किसको नहीं बेचना ना, उधार दे देगा आपको और कहेगा वैसा मुझे इतना रिटर्न चाहिए। अब चाहे आप उस रिटर्न को इंटरेस्ट माने, चाहे आप उसे जैसे देना चाहे, वो आपके और उसकी आपके बीच की डील है। हाँ बोलो बेटा। सर मतलब उसे मनी का ग्रो चाहिए, उसे मनी को ग्रो होते हुए देखना। देखो अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी में तो इन्वेस्टर की डेफिनेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कंपनी में ऐसा कहते हैं कि इन्वेस्टर वो होता है जो आपकी कंपनी के शेयर में पैसा लगाता है, इन्वेस्टर वो होता है जो आपकी कंपनी के डिवेंचर खरीदता है, इन्वेस्टर वो होता है जो आपकी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदता है, म्यूचुअल फंड खरीदता है। अब ये जितने भी वर्ड मैं बोलूंगा आपकी समझ में ही नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि हम कंपनी के बारे में नहीं पढ़ रहे और अकेला आदमी के कोई शेयर होते नहीं। अगर मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो मिस्टर राम शेयर इशू नहीं कर सकता, मिस्टर राम डिवेंचर बॉन्ड कुछ इशू नहीं कर सकता। सिंपल लैंग्वेज में एक काम कर सकता है, उधार मांग सकता। जिससे उधार मांग रहा है उसी को इन्वेस्टर कहता है। बात आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छा ये बताओ, ये जो इन्वेस्टर है इसे भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है क्या? यस सर। नो सर। बेटा ये तो सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एक सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा। सर वो तो देखेंगे मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपके घर में आपके मामा जी, आप अपने मामा जी से बोलो मामा जी 10 लाख रुपए चाहिए उधार। बहुत प्यार है मामा जी से, बहुत प्यार है, हाँ बहुत प्यार है, मामा जी जान देते हैं हमारे बेटे। उनसे मामा जी 10 लाख रुपए चाहिए बिजनेस के लिए। अगर आपके पापा का करोड़ों का बिजनेस है, आपके मामा जी 10 लाख रुपए यूं निकाल के देंगे आप, बिना पूछे आपसे। लेकिन अगर आपके पापा का बिजनेस 4-5 लाख का है और अगर आपने 10 लाख रुपए मांग लिए तो बात हंस के मजाक में उड़ा देंगे कि बड़ा हो गया तुम। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो एक बात बताओ, जब इतने क्लोज रिलेशन में मामा जी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देख के लोन दे रहे हैं, तो बेटा वो तो इन्वेस्टर बाहर का आदमी है, वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखेगा। रिश्तेदारी में भी उसी को उधार दिया जाता है, रिलेशनशिप में भी बेटा उसी को उधार दिया जाता है जो उधार चुकाने लायक है। जिस आदमी की करोड़ों की औकात है ना, उसे लोग लाखों में उधार दे देते हैं। जिसकी लाखों में औकात है उसे 1000 में उधार मिल जाता है, और जिसको 1000 में उसे 100 के हिसाब से मिल जाता है। जैसे आपके मामा जी अगर आपको देंगे उधार तो 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000, 40, बस
इससे ज्यादा पकड़ाने वाले नहीं। तो ये रूल है, ये बिजनेस की दुनिया के उसूल बनाए हुए हैं, ये फाइनेंस में ऐसे ही चलता है। बोलो बेटा। सर ऐसे तो सर बहुत लोग होंगे जिनकी मतलब फाइनेंशियल पोजीशन मतलब सही नहीं है, तो सर उनको लोन बैंक भी नहीं देगा, तो कौन देगा? आप तभी तो धक्के खा रहे हैं, तभी तो गरीब आदमी तो और गरीब, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आप ये बात कि ऐसा क्या है कि पॉवर्टी रेट, जो गरीब है बेचारा गरीब होता चला जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है। क्यों होता चला जा रहा है? यही वजह है। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर का मतलब ये होता है कि जो आपने पहले लोन लिए हैं, अगर वो आपने टाइम पे चुका दिए और सारे लोन वापस आप टाइम से करते हो, डिफॉल्टर नहीं हो आप, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। और अगर आप मान लो लोन लेते हो लेकिन रो धो के वापस किया आपने, तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा। तो आज की डेट में बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट स्कोर बनाने लग गए, तो क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से लोन देते हैं। चलिए एनीवे, मुझे बताओ सीबीआई का मतलब समझ में आ गया? सी फॉर क्रेडिटर, बी फॉर बैंक, आई फॉर इन्वेस्टर, गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या करेगी? लिख लो गवर्नमेंट के अंदर देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के अंदर देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स पे लिखो जीएसटी डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स अलग होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट अलग होता है। फिर लिखो एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट। तो ये जो है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। अच्छा बताओ, ये हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के पीछे पड़ेंगे? ये तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। इन्हें मतलब होता है प्रॉफिट से, हाँ भाई कितना कमा रहे हो आप। तो अगर हम ये कहें कि हम तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकालना ही नहीं चाहते, वैसा भाड़ में जाए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो ये बताओ गवर्नमेंट जीने देगी आपको? नो सर। तो मजबूरी है आपकी। इसीलिए मैंने आपको विंडो ड्रेसिंग पढ़ाई कि बिजनेसमैन कहता है मेरे पास टाइम नहीं। देखिए अगर मैंने एक बार यहाँ से वॉइस ऑफ कर दी तो आप इससे व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट कर पाओगे। ये है कौन बेवकूफ को देखना पड़ेगा उसको। वैसे मुझे आइडिया है इस बेवकूफ का, एक ही हो सकता है। चलिए मैं काम करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट कर लेना, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कुछ बच्चे गलत आ गए इसमें। यश है ना ये? नहीं मैं नहीं हूँ। ये यश और दक्ष अरोड़ा में से दो में से कोई एक होगा। नहीं सर नहीं, हम ये गाने चलाते हैं, तुम तो सिर ढंग से पंजाबी सुनते हैं। चलो खैर, मैंने आप लोगों को यहाँ से अब अनम्यूट कर दिया है, कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगी। अब अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है तो ग्रुप पे व्हाट्सएप पे टाइप कर सकता है। तो मैं चाहता नहीं था, क्योंकि मैं चाहता हूँ इंटरेक्शन होता रहे तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, पर हर ग्रुप के अंदर कोई ना कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता। घर वालों ने पैसा इतना कमा लिया, वो कह रहे कहाँ खर्च करें, तो बच्चों कम से कम 12वीं तो पढ़ाएंगे ना वो। तो कह रहे 12वीं पढ़ जाए तो कोई शादी ब्याह में कम से कम ये तो कहने को काम आएगा, उसके बाद तो बिहार से उन्हें डिग्री मिली जाएगी। तो कह रहे 12th दिल्ली से करानी है बस। तो ऐसे बच्चे इसलिए हर ग्रुप में होते हैं जो 12th दिल्ली से करने के बाद बिहार से डिग्री ले लेंगे। तो जिन बच्चों को आप कुछ कम्युनिकेट करना है वो यहाँ से करें। हाँ, पब्लिक का रोल बता दो। पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है? देखो पब्लिक का इंटरेस्ट क्या होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, वो सुनिए, बहुत बढ़िया रोल होता है। अभी आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद न्यूज के अंदर ये बातें आने लगी कि दिल्ली का मौसम देखो कितना साफ हो गया, जमुना नदी का पानी देखो कितना बढ़िया हो गया। तो भाई ये क्यों हो गया बढ़िया, और ये मौसम इतना साफ क्यों हो गया? तो सब लोगों ने ये बोला कि सर जो फैक्ट्री थी जो पोल्यूशन करती थी, सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज, उन फैक्ट्रीज बंद पड़ी थी, तो इसलिए वो पानी जो उनका केमिकल वाला पानी था वो नदी में जाता था, और वो सर वो पानी जाना अब बंद हो गया, इसी वजह से पानी साफ। इसीलिए पब्लिक को क्या होता है कि जैसे आपके एरिया के अंदर पहले क्या था, जिस समय आपने देखा होगा कि पीछे के टाइम लोग बड़े परेशान रहे, वो सबने टाइम फेस किया होगा कि जिस समय दिल्ली से सारी फैक्ट्रीज को निकाल के शिफ्ट किया जा रहा था, और दिल्ली के हर गली के अंदर फैक्ट्री थी। मतलब आप ये मान के चलिए कि बहुत बुरा हाल हो जाता था, और अभी भी अगर आप कुछ एरियाज दिल्ली के देखें तो उनमें बहुत बुरा हाल है कि इतना फैक्ट्री का शोर आता है, इतना वहां पे पोल्यूशन होता है, वो सब था। तो एनीवे वो एक अलग प्रोसेस है। तो पब्लिक का इंटरेस्ट ये होता है कि जो बिजनेस हमारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए फेवरेबल है या वो हमारे एडवर्स। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल आज के डेट में अगर आप देखें तो जो मोबाइल फोन के टॉवर लगे होते हैं, वो देख रहे हैं जिस घर के ऊपर टॉवर लगा होता है, ऐसा कहते हैं कि उस घर के लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है कुछ टाइम के बाद। अब वो कुछ के हेडेक होने, सर दर्द होने लगता है या वट इस टाइप की प्रॉब्लम आने लगती है। तो पब्लिक का इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है। पब्लिक भी इंफॉर्मेशन यूज करती है कि जो बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, जो बिजनेस हमारे यहाँ लग रहा है, वो हमारे लिए फेवर है या हमारे लिए एडवर्स में है। तो ये पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें देखा जाता है। और वैसे पब्लिक का इंटरेस्ट देखने का एक तरीका ये भी है कि अगर जो कंपनी है,
जो कंपनी बिजनेस करती है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो रिलायंस लिमिटेड कंपनी है और आपने उस कंपनी के शेयर देखे हैं, तो वैसे तो आप एक इन्वेस्टर हो गए एक तरह के, लेकिन फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट में उसको देखना पड़ता है किस तरह से हम उसे कवर करते हैं। एक बार पब्लिक के बारे में आप असाइनमेंट में यहां से पढ़ लेते हैं, देखिए जल्दी से आएगा। दे वांट टू सी द बिजनेस रनिंग सिंस इट मेक्स सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इन मैनी वेज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, ठीक है ना। उसके बाद पैट्रोनेज टू सप्लायर्स एक्सेट्रा, दस फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस यूजर ऑफ ग्रुप ऑफ द डिसीजन मेकिंग। चलिए, तो मुझे बताइए इनमें से कोई ऐसा है जो आपको दोबारा रिपीट करना है? मुझे ग्रुप पे लिख के टाइप कीजिएगा, क्योंकि जिस बच्चे ने हरकत की है उसकी वजह से सफर तो करना पड़ेगा। ठीक है, वृद्धि ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या आप ये बता सकते हैं कि बैंक और इन्वेस्टर दोनों के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? बैंक के लिए रनिंग बिजनेस अगर आपका है तो फाइनेंशियल पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, और अगर न्यूली स्टार्टेड है तो प्रॉफिट। इन्वेस्टर के लिए दोनों इंपॉर्टेंट होती है, इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट दोनों के लिए सेम ही है बेटा उसके अंदर, क्योंकि इन्वेस्टर भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के ही आपको लोन देगा, तो इन्वेस्टर फर्स्ट प्रायोरिटी फाइनेंशियल पोजीशन को देगा। एनी अदर डाउट बेटे? किसी को और कोई डाउट है? किसी और को कोई डाउट है तो एक बार पूछ ले, वरना फिर ये चैप्टर फिनिश है। इसके आगे के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को एक बार देखने हैं, इनमें जो मीनिंग आपकी समझ में नहीं आएगा वो आपको, ये मैंने रखे इसीलिए है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में ज्यादा आते हैं। बेटा पैट्रोनेज का मतलब होता है उनकी फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर सप्लाई की कैसी है उनकी। सुभाष कुछ पूछना चाह रहा है, बस इसीलिए मैंने वॉइस ओपन कर रखी थी। ये टाइप करने में आपको बड़ा टाइम लग जाता है और मुझे देखने में। सर वॉइस नॉट क्लियर। ओके सर, ठीक है सुभाष जी, वो पीडीएफ मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा जो मैं आपको इस पे दिखा रहा हूं। ठीक है, अनम्यूट मैं कर देता हूं, पर अगर दोबारा अगर किसी ने किया तो फिर मुझे मजबूरी में ऐसे करना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी बन जाती है बेटे। चलिए, तो बेटे कोई कुछ पूछना चाहता है दोबारा? सर ये रिप्लेसेस द मेमोरी का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि जैसे पिछले साल हमारी सेल थी, पिछले साल की सेल हर महीने की हमारी 50 लाख की सेल थी, इस साल हमारी सेल कम हो गई, तो हमारी रिप्लेस मेमोरी कर देता है कि हमारा बिजनेस डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। पिछले साल हम ये सोच रहे थे हमारा बिजनेस अपवर्ड ट्रेंड में है, अब हमें इसने मेमोरी रिप्लेस कर दी कि डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया। तो ये मतलब होता है इसका। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी रिप्लेस करता रहता है, नई नई इंफॉर्मेशन आती रहती है, उसकी वजह से आप बिजनेस के बारे में डे बाय डे रोज अलग ढंग से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? यस सर। एनी अदर डाउट बेटा? चलिए देखिएगा, तो आपको करना क्या है कि मैंने इस असाइनमेंट के अंदर आप देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये सब मैंने दे रखे हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछेगा, तो आपको इतने इतने आंसर याद होने चाहिए बस। कोई डिटेल वाले आंसर होते तो मैं आपको जरूर बताता कि डिटेल में आपको देने पड़ेंगे, तो वो एक बार आप पढ़ के जो आपकी समझ में नहीं आए वो आप नेक्स्ट क्लास में निकाल लीजिएगा। क्या ये काम मैं आपके हिस्से में डाल दूं या ये क्वेश्चन भी आप क्लास में डिस्कस करना चाहते हैं? क्लास में डिस्कस करिए। क्लास में डिस्कस करना चाहते हैं तो क्लास में डिस्कस कर लो। भाई बहुत सारे क्वेश्चन है ये, इनमें जो आपको लगे कि पढ़ने के बाद समझ में नहीं आए वो मुझसे डिस्कस करना। अब ये है व्हाट मीन बाय अकाउंटिंग, ये तो पढ़ो। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अब ये तो आप क्या पूछ रहे हैं? स्टेट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला काम अकाउंटिंग में क्या करते हैं? प्राइमरी फंक्शन में रिकॉर्डिंग ऑफ क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप यहाँ पे बताओ और भी क्या लिख सकते थे रिकॉर्डिंग से पहले? आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफिकेशन, और क्या लिख सकते थे? मेजरमेंट,
आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखा तो बहुत ही बढ़िया था। सर ये डिबेंचर्स क्या होते हैं? लोन बेटा, लोन ये कंपनी केस में वर्ड यूज होता है, तो मैंने बोला ना हम अकेले पढ़ रहे तो इसमें मैंने वर्ड यूज, लोन होता है इसका मतलब उधार। चलिए और बताए व्हाट आर द रोल ऑफ अकाउंटिंग नाउअडेज टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो मैं इसमें पढ़ाऊं क्या, बस वो आपको बता रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ ले, खुद पढ़ लें, उसके बाद जिन पे ना आपको नहीं समझ में आ रहे उनको नोट कर लें कि सर ये वाले क्वेश्चन हम सर से पूछ लेंगे क्लास में, तो हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, वरना मुझे लग रहा है कि हम गलत डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सर आप अकाउंटिंग इक्वेशंस कब शुरू करवाओगे? अकाउंटिंग क्वेश्चन कब, जब मर्जी कर लो, जिस दिन मैं न्यूमेरिकल पे आ गया उसी दिन अकाउंटिंग में पहुंच जाएगा। अभी एक मिनट देखते हैं, कोई बात नहीं। तो चलो बेटा एक काम करते हैं, ये हो गया। अभी बताओ आपके स्कूल ऑफ हो गए या अभी कंटिन्यू चल रहे हैं? सर चल रहे हैं, से ऑफ हुआ है, चल रहे हैं सर, आज से हुए हैं, स्कूल ही लास्ट डे था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक भी आपके स्कूल कंटिन्यू रहेंगे? नो सर। नो सर। मतलब नेक्स्ट वीक से तो किसी के स्कूल में कोई टेंशन नहीं ना? नो सर। मेरे में है सर, मेरी भी नहीं पता है सर, मेरी मंडे को लास्ट क्लास है, उसके बाद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मेरे 14 से बंद है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब आप मेरी एक बात सुनो ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना। आप लोगों ने थ्योरी पढ़ ली, अभी मैं आपको दूसरा चैप्टर और भेजूंगा थ्योरी का। आज क्या है, आज है फ्राइडे, तो एक काम करते हैं, मैं संडे को जो मैंने 3 घंटे की क्लास का वादा किया था संडे को पढ़ेंगे, लेकिन मैं संडे को पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल। मैं थ्योरी में बोर नहीं करूंगा आपको। हाँ ये जो अभी हमारी 1-1 घंटे की क्लास चल रही है, इसमें हम लोग थ्योरी मैं सोच रहा हूँ एक क्लास में थ्योरी पढ़ लें, एक में न्यूमेरिकल पढ़े, तो इंटरेस्ट बना रहेगा, वरना हमारे लिए कुछ ओवर हो जाएगा ज्यादा। क्या आप सब इससे सेटिस्फाइड है? यस सर। यस सर। यस सर। एक और बात सुनो, एक और मेरी बात सुनो सारे बच्चे ध्यान से, ठीक है? कि मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने आपको ये असाइनमेंट दे दिया पढ़ने के लिए, तो आप क्या करो, बहुत सारे क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो 20-20 क्वेश्चन के स्लॉट में बांट लो, 20-20 क्वेश्चन डेली पढ़ो आप। जैसे 20 क्वेश्चन पढ़ लो, उन 20 में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्लास में आप पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल क्लास में भी पूछ सकते हैं। अब मैं आपको न्यूमेरिकल में क्या पढ़ाऊंगा, एक बार जरा वो समझा दूं संडे को क्या होने वाला है, जो इवनिंग में 5 to 8 का टाइम है, पर उस पर बात करते हैं। एक मिनट देखो बेटा, आप लोगों को मेरे ख्याल से इस क्लास में सारे बच्चे ये चीजें पढ़ चुके हैं। जर्नल एंट्री के हम लोगों ने अभी 11 कंसेप्ट पूरे नहीं पढ़े, लेकिन मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे डेप्रिसिएशन तक तो सब पढ़ ही चुके हैं, राइट? यस सर। इससे हमने बनाया लेजर, राइट? लेजर से हमने क्या बनाना सीखा, ट्रायल बैलेंस, ठीक है? ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अब क्योंकि मुझे स्कूल से भी फाइट करनी है और स्कूल वाले मुझे मालूम है क्या करवाएंगे, और जिनके स्कूल खुल गए तो बहुत अच्छी बात, कई स्कूलों में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, आप कैसे करेंगे कुछ नहीं पता। एक बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई स्टूडेंट इसलिए ना पढ़े कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो अकाउंट पढ़े अपने नॉर्मल तरीके से। मैं स्कूल पे निगाह रखे हुआ हूं, तो मैं आपको करा लूंगा कि मुझे क्या कराना है। आप एक बात ध्यान से सुनिए, मैं संडे को आपको ये पढ़ाने वाला हूं। स्टूडेंट कहता है सर आपने ये पढ़ा दिया, मैंने कहा नहीं बेटे, जो तूने पढ़ा है वो बहुत अलग है। आप लोगों ने ऐसे न्यूमेरिकल मेरे से लास्ट क्लास में किए थे कि जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से आपने जर्नल एंट्री बनाई, फिर आपने बहुत सारे लेजर बनाए, और फिर लेजर से आपने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। मैं ये वाला न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, ये वाला न्यूमेरिकल में कराने के मूड में नहीं हूं। तो सर फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाओगे, मैंने कहा यही सिखाना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं यही मुझे तुझे सिखाना है, ये कुछ एडवांस लेवल का ट्रायल बैलेंस। अच्छा, एक स्टूडेंट ने अभी अभी बोला कि सर आप अकाउंटिंग इक्वेशन कब पढ़ाओगे, तो मैंने कहा ये चैप्टर एक बार पढ़ ले, अकाउंटिंग इक्वेशन भी समझ में आ जाएगा, उसके बाद देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करना है, वो तो मैं करा दूंगा, डोंट वरी। तो पहले ट्रायल बैलेंस करेंगे हम लोग, ट्रायल बैलेंस सीखने के बाद फिर मैं हल्के फुल्के क्वेश्चन आपको एक बार इसके कराऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। और जब आप ये कर लोगे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बुक का, जिसमें आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये सब पढ़ने के बाद, जो मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, ये सब पढ़ने के बाद आप देखना, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आपके लिए 2 मिनट का काम है, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। फिर ये बुक के चैप्टर है कुछ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि डेबिट और क्रेडिट के रूल क्या होते हैं, जहां से मैंने शुरुआत की थी, ये इतनी देर में पढ़ाएगा बुक में आपको, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब चैप्टर हम फिर सीरियल वाइज स्टार्ट करते हैं पढ़ना।
फिर हम सीरियल वाइज चैप्टर शुरू कर देंगे बुक के। लेकिन ये सब न्यूमेरिकल, मैं बच्चों को यहाँ तक पहले न्यूमेरिकल पढ़ाता हूँ, उसके बाद ही थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन क्योंकि हमारी जरूरत थी, थोड़ा स्टूडेंट भी डर गया था कि पता नहीं सर थ्योरी कैसे पढ़ा पाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि थ्योरी आपको क्लियर हो गई है। तो अब हम शाम संडे क्लास में मिल रहे हैं इवनिंग में 5 to 8। हाँ बोलो बेटा। सर ये मॉडर्न लॉ में और ये ट्रेडिशनल लॉ में कोई डिफरेंस है? बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। पहले ट्रायल बैलेंस पढ़ लो। जो ट्रायल बैलेंस पढ़ लेगा उसे अगर आप काउंट भी करें ना 1 2 3 4 5 6 20 तक काउंटिंग नहीं कर पाओगे, उससे पहले उसे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इतना बढ़िया तरीके से आप पढ़ोगे। ये तभी तो मैंने बोला ये पढ़ लो, आपको 90% सॉल्यूशन पहले ही मिल चुके होंगे। जिनके जवाब वो लिखेगा वो आपको पहले से ही पता होगा। तो ओके बच्चे, संडे को हम लोग मिल रहे हैं 5 to 8। एनी अदर डाउट? किसी को कुछ पूछना है? ओके बेटा, थैंक यू। पर क्लास मिस मत करना। संडे को 3 आवर की क्लास है, उसका बैकअप नहीं हो पाएगा, तो संडे को रेडी रहना सारे के सारे। थैंक यू सो मच। हाँ बोलो बेटा। सर आप ना इस चैप्टर की एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करा देना बेटा। पहले नॉलेज ले ले, एमसीक्यू तो मैं बाद में जब टेस्ट दूंगा तो बना के भेज दूंगा। ओके सर। सर स्कूल के अंदर टेस्ट हुआ था तो उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन समझ नहीं आए थे बेटा। जब ये अब डिटेल पढ़ी है, अब ये दोबारा पढ़ेगा तो तुमको समझ में आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है ना, इनसे रिलेटेड है ना बेटा। एमसीक्यू इन्हीं में से तो निकाल लेता है वो, तभी तो मैंने तुम्हें आज कहा है कि पढ़ो इनको बैठ के। ठीक है। मार्क्स तो कितने हैं सर? मार्क्स तो कितने हैं पेपर में? वॉइस क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हो भाई? रहने दे। अच्छा चलो ठीक है, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।